FOH 6 वो है हमारे 500 यूनिट्स। मैं 500 यूनिट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नो अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH सेल्स ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर तो ये किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की क्यों सिनेरियो बनेगा, इसमें पूरे के पूरे 12 मिलियन ही आपके चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, दैट्स इट। ग्रॉस प्रॉफिट हमने रिवाइज कैलकुलेट कर लिया 57,830,500, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर ली, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। हम इधर भी अब्रिज्ड वर्जन हम शॉर्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इधर भी उसी तरीके से कर सकते हैं जो हमने पार्ट 1 में किया था, पार्ट 1 में भी लंबे तरीके से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब आपने इसमें से क्या लेस करना है, लेस करना है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस अब आते हैं। अब हमारे इस चेंज की वजह से क्या एक्सपेंसेस में चेंज आएगा, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस तो अपेरेंटली वही रहेंगे, है ना। तो हमारे पास आ जाएंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स्ड, वो है हमारे 9 मिलियन। अच्छा, फिर हमारे पास सेलिंग एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल भी हैं, है ना, और वो कितने दिए हैं उसने, 900 रुपए पर यूनिट है, तो 900 रुपीज एज इट इज रहेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे हम 6500 यूनिट्स ले लेंगे। ये बात समझ आ रही है सबको? इंटू 6500, ये बात हो गई। फिर इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास और क्या चेंज आएगा इस पूरे सिनेरियो में। हमारे पास एक तो चेंज ये आ रहा है कि एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमारी होगी जिसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी 5 मिलियन रुपीज, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी उसने आपको बताया हुआ है। आफ्टर सेल्स सर्विस का वो कह रहा है कि जी एस्टिमेटेड एट 450 पर सेट, और हम लोग 6500 सेट्स हमने बेचने हैं, 450 इंटू 6500, क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास आ गए टोटल अदर एक्सपेंसेस। आपने इनको अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया और आपके पास आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? आप इसमें शॉर्टकट भी अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने लंबे तरीके से काम कर लिया। अल्टीमेट आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको बजटेड नेट प्रॉफिट बताना है दोनों सिनेरियोज के अंदर। तो 35,055 इसमें हमने कोई, ओ हाँ, रिटेलर कमीशन भी तो है, कमीशन भी तो अब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कमीशन हमारा एक्सपेंस है ना। कमीशन उसने क्या बोला, 15% था, 15% ऑफ रिटेल प्राइस, ठीक है। तो 15% ऑफ योर रिटेल प्राइस, तो 15% ऑफ योर रिटेल प्राइस कितना है, 160,179,500, ठीक है। तो 15% ऑफ दिस, ये भी हमारा बन जाएगा कमीशन एक्सपेंस हमारा। ये फर्क है ना आपका कमीशन और मार्कअप वगैरह में, क्लियर हो गई बात। अगर रिटेलर इंडिपेंडेंट होता तो उसका मार्कअप हमारा एक्सपेंस नहीं होना था, है ना, उसका मार्कअप उसकी जेब में जाना था। हमने जो मार्कअप कमाया वो हमारी जेब में, किस्सा खत्म, क्योंकि हम दोनों फिर इंडिपेंडेंट होते। और क्योंकि अब रिटेलर हमारा एजेंट बन गया है तो अब हम उसको सिर्फ कमीशन दे रहे हैं और वो कमीशन हमारा एक्सपेंस है। रिटेलर यानी कि जो प्रॉफिट कमा रहा है वो लाके हमें दे रहा है और हम उसको उस प्रॉफिट में से कमीशन निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट पूरा का पूरा हमारी जेब में जाएगा और हम अपनी जेब से उसको कमीशन दे रहे हैं। तो हमारे पास, इसके पास प्रॉफिट हमारी और उसकी सेल्स की वैल्यू में फर्क आ रहा है। कहाँ फर्क आ रहा है, एक सेकेंड मैं जरा ये निकाल लूं, नेट प्रॉफिट, हाँ जी, कहाँ पे किसकी फर्क में फर्क आ रहा है, पैक एंड बुक सोल्यूशन में से। एक मिनट, लेट मी सी, 11,029,620 11,028,500, ये वो है राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला होगा बेटा, राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा, बहुत मिनिमम सा डिफरेंस है। सेल्स का इन्होंने लिया है 24,643.37, हमने कितना लिया है, 2, इतना ही नहीं लिया। अच्छा, हमने फुल फिगर लिया ना,
हमने तो जो सेल्स जो रिवाइज सेल्स वैल्यू है हमने 25940 का 95% पूरा ले लिया ना। 25940 को 0.95 करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 25940 को 95% किया पूरा आ रहा है 24643 आ रहा है। 0.37 इन्होंने क्यों लिया हुआ है? 24643.37 राउंडिंग ऑफ की वजह से इशू है। ठीक है जनाब, हमने इग्नोर किया हुआ है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली 25940.39 है अगर हम फुल फिगर ले। इन्होंने बल्कि फुल से काम किया हुआ है, हमने जो है ना वो हमने क्योंकि स्टेबल से फिगर उठाई है ना, मैंने तो सोल्यूशन से उठा के आपको किया है। 25940.3 समथिंग है। ठीक है, जो अल्टीमेट रिटेल प्राइस बनती है वो 25940 पॉइंट समथिंग है, तो उसके ऊपर 95% लगता है, तो 24643 पूरा नहीं है, 24643 पॉइंट समथिंग है। तो हमने जो है वो राउंड ऑफ कर दिया सेल प्राइस को, इन्होंने फुल फिगर ली हुई है, सो जैसे डिफरेंस आ रहा है। नो इश्यूज, यू कैन डू दिस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब। अब क्या फैक्टर्स हैं दैट यू वुड कंसिडर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द कंसल्टेंट्स रिकमेंडेशंस? हाँ जी, क्या चीजें उसको कंसिडर करना पड़ेंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे बात बताइए, क्या फैक्टर्स कंसिडर करने, इसका मतलब है उसको किन बातों के बारे में थोड़ा तशवीश लाहक होगी कि मैं अगर अपने ये जो रिकमेंडेशन है इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट कर दूं, अगर मैं अपने नंबर ऑफ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को बीच में से हटा दूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, मैं किन फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा? मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचती हूँ ना, तो मुझे कम डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी मल्टीनेशनल है, कोई XYZ है ना, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे बेच रहे होते हैं होलसेलर्स को और फिर रिटेलर्स को ना, तो वो 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने पैनल पे रखेगी बस। ठीक है, उसका काम क्या है, उसने उन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान पहुंचा देना है और सारी इन्वेंट्री यही 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैंडल कर रहे होंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे मुख्तलिफ होलसेलर्स को बेचेंगे और मुख्तलिफ होलसेलर्स आगे डिफरेंट रिटेलर्स को बेचेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैलेगा बाद में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर कर रही हूँ बीच में, ठीक है, मैं 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती हूँ, वो 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे 10 होलसेलर्स को बेचते हैं, वो 10 होलसेलर्स आगे 20 रिटेलर्स को बेचते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली उन 20 रिटेलर्स, आपको पता है ना रिटेलर्स तो कितने ढेर सारे। रिटेलर्स कौन होते हैं? ये जो हमारे गली कुचों में दुकानें, ये सारे रिटेलर है। रिटेलर वो दुकानें होती हैं जो अल्टीमेटली कस्टमर को बेच रही होती है, ठीक है, जो शॉपकीपर्स होते हैं। अब आप मुझे बात बताएं, मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचूं, मैं डायरेक्टली रिटेलर को ना बेचूं, तो मेरा हेडेक थोड़ा कम है ना। मेरा काम ये कि बस मैंने 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने पैनल पे रखा हुआ है, मैंने उन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी इन्वेंट्री बेची, और आगे का हेडेक मेरा नहीं है कि वो कैसे 20 सिटीज में 100 शॉप्स में वो पहुंचाते हैं सामान, वो मेरा हेडेक नहीं है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली अपने रिटेलर्स को हायर करूं, अगर मैं डायरेक्टली रिटेलर्स को बेच रही हूं, तो आप खुद सोचें, अब यूनिलीवर है, अगर यूनिलीवर हर दुकान पे खुद डिलीवर करे, खुद उनके साथ कांटेक्ट करे, तो उसका हेडेक बढ़ नहीं जाएगा? मैं ये बता दूं आपको, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम करता है। जो मेजर मल्टीनेशनल्स है ना, जिनका इतना जो खासतौर पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है और ना ही वो इतनी कॉस्ट लगाना चाह रहे हैं कि मैं जो छोटे छोटे गली कुचों में मैं उन तक मैं डायरेक्टली पहुंचाऊं। वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे होलसेलर्स को बेचते हैं, होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यूनिलीवर का या बाकी जो मल्टीनेशनल है उनका मुझे आइडिया नहीं है कि वाकई में वो लोग करते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग करते होंगे इसी तरह, क्योंकि काम की नोयत फिर बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो अब जो करंट रिकमेंडेशन है, करंट रिकमेंडेशन है वो यही कह रहा है ना कि आप बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को गायब करो और आप डायरेक्टली रिटेलर्स को पहुंचाओ, आप डायरेक्टली शॉपकीपर से इंटरेक्ट करो।
तो आप सोच लें इसमें कितना काम बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं, हम एक और काम क्या कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास इतना टाइम और इतनी रिसोर्सेज है कि हम आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करें? आई यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले तो हम आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते थे ना, तो क्या हम हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम इतना टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम कस्टमर्स को बेचें भी रिटेलर्स के थ्रू और फिर उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज के भी मसले मसाइल हल करें? एक फैक्टर ये हो गया कंसिडर करने के लिए। एक और फैक्टर ये हो गया कि क्या हम जो डिमांड में हमारी इंक्रीज आएगी, 1500 सेट से हमारी बढ़ जाएगी डिमांड, 1500 सेट से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम 1500 इंक्रीज इन डिमांड को केटर टू कर सकें? इज दैट क्लियर? और दूसरी बात ये कि हम क्या ये जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने को भी हमें कह रहा है 5 मिलियन की, क्या हम ये भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो जितनी भी उसने रिकमेंडेशंस हमें दी हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमारे पास क्या कोई लिमिटेशन तो नहीं है, हमें किन फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है? दैट क्लियर? क्योंकि रिकमेंडेशन है ना कंसल्टेंट की, क्या हम क्या ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इन फैक्टर्स को आपने देख के फिर हाँ या ना करनी है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। प्रॉफिट्स को जरा हम देखते हैं, है ना। हमारा जो करंट हिसाब से जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, अगर हम बजट करते हैं, जो करंट हमारा सिनेरियो है, रिटेलर्स और होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल प्राइस इतनी और ये वो, तो उसकी बेसिस पे अगर हम बजट करते हैं अपना प्रॉफिट, तो अगले साल हम कमाएंगे 6.875 मिलियन। लेकिन अगर हम कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अगले साल कमाएंगे 11.029 मिलियन। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, राइट? तो ये बात तो हमें नजर आ रही है कि कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्या हम ये सारी चीजें, हम ये जो हमारे फैक्टर्स है, देखिए क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स हमें करने पड़ेंगे, हमें डिमांड अपनी 1500 यूनिट्स की जो है वो हमें प्रोड्यूस करके सेल करनी पड़ेगी, वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं? हम क्या करेंगे, हमें अटेंड टू करना पड़ेगा आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज, हम अपने ओन पे हम ऑफर करें ना, तो लोग आएंगे हमारे पास कंप्लेंट्स लेके। कंडक्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल है कि हम एक इफेक्टिव 5 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट है हमारी एंटिटी से, हम प्रॉफिट ही 11 मिलियन का कमा रहे हैं। मतलब अगर हम क्या कहते हैं 5 मिलियन का एडवर्टाइजिंग कैंपेन करा रहे हैं, तो आप देख रहे हो ना, इट इज क्वाइट मटीरियल, राइट? समझ आ रही है बात? तो ये फैक्टर्स अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल भी हमने कर लिया। बल्क क्वांटिटी डिटेल थोड़ा हर, हाँ बिल्कुल ठीक मोहसिन, रिटेलर्स को थोड़ा 1000 जगहों पर जाना पड़ेगा, प्लस आपको कितने ढेर सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनके मसले मसाइल अलग खप अलग। जी जनाब, नहीं, हम पहली बात तो ये कि हम करंट सिनेरियो में तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, करंट सिनेरियो में हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो करंट सिनेरियो है ना। करंट सिनेरियो में तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच रहे हैं और आगे बस हमारा कोई काम नहीं है ना। और जो रिकमेंडेड सिनेरियो है उसमें हम कस्टमर्स को बेच रहे हैं, रिटेलर तो हमारा एजेंट है। तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब सीन ये हमने वाला ये भी देख लिया है ना। अब हमने जो चीज देखनी है ना, वो फ्लेक्सिबल बजट है और फ्लेक्स्ड बजट है, ये हमने देखना है। और ये ना मोर और लेस काफी सिंपल सिनेरियो है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगी कि हम ये कर लेते हैं कल। सिर्फ एक ही चीज हमारी रह गई है, ठीक है, बजट्स में फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्स बजट, ये हमने देखने हैं, तो ये हम कल कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर आप कहते हैं, लेकिन आप लोगों का कल टेस्ट भी है ना, आप लोगों ने तैयारी भी करनी है, इसलिए मैं आपको बेहतर है कि मैं ना दूं या खुद करने के लिए, ठीक है। तो होम असाइनमेंट मैं आपको और दे देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से क्लास वर्क तो बस एक रह गया, वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से मैं देख के आपको बता देती हूँ। एक तो मैंने आपको दिया है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 तो दिया मैंने आपको एज होम असाइनमेंट। क्लास वर्क क्वेश्चन हम इंशाल्लाह हमारे कल खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, आप कर ले प्रॉफिट एंड लॉस बजटेड का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। 16 मार्क का सवाल है, तो इस पे आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 16 into 2 यानी कि 32 मिनट्स लगने चाहिए। अपने आप को जरा टाइम करके सॉल्व करना शुरू करें आप, ठीक है।
अच्छा जी 32 मिनट्स ये हो गए, चले एक ही काफी है अभी। कल आपका टेस्ट भी, इसलिए मैं आपको लेवरेज दे रही हूँ। कल फिर मैं आपको और होम असाइनमेंट्स दे दूंगी बजटिंग के, ठीक है। और कल हमारी कोशिश ये रहेगी कि कल हम फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्स बजट्स बनाने के बाद हम इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंशाल्लाह, ठीक है। कल नहीं तो फिर मैं उसको एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लूंगी प्रोसेस कॉस्टिंग को, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग की हम ऐसे इंशाल्लाह अगले वीक में मैं आपको बता दूंगी कि कब, अगले हफ्ते हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख ही रहे ना। कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, मतलब कमिंग वीक में हम वेंसडे या थर्सडे को प्रोसेस कॉस्टिंग की एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। उसमें आपकी क्वेरीज भी डिस्कस हो जाएंगी, थोड़ा सा समराइज भी कर लेंगे और टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे। क्लास वर्क 7 का सोल्यूशन देख लें, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हमने कल इन एनी केस स्टार्ट कर देना है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस फ्लेक्सिबल बजट्स को सॉल्व करने के बाद। जी क्लास वर्क 7 आपके सामने आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके होम असाइनमेंट्स हैं, ठीक है जनाब। तो सॉल्व करें इसको, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आएगी भी तो वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप के सेंस में लिखा हुआ है। हाँ जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 होम असाइनमेंट फॉर टुडे, बाकी एक दो मैं आपको कल भी दे दूंगी। अच्छा मुझे भी तो क्रेडिट दें फिर, मैंने इतनी देर तक आप लोगों को सीमैट पढ़ाया। 1 and 6 जी, दैट्स इट, 1 6 दैट्स इट। जी जनाब बिल्कुल सैल्यूट होना चाहिए मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेंशन अगेन नहीं लेनी, हमने आधे घंटे की तो मेरे ख्याल से डिस्कशन इसी के ऊपर कर ली थी कि किस तरीके से जरा टेंशन को कम करें, ठीक है। हाँ जी आपका कान दर्द कर रहा है, मेरा गला दर्द करना शुरू हो गया। सही है जनाब, अब मुझे इजाजत दें। प्रॉब्लम्स हो क्वेरीज हो वो कल इंशाल्लाह फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। बस ये सैड लाइफ सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च तक की तो है, फिर मार्च के बाद थोड़ी सी छुट्टियां हैं, फिर उसके बाद नया स्यापा शुरू है ना। तो खैर है, सैड लाइफ इज फॉर अ स्मॉल पीरियड, फिर नया फेज स्टार्ट हो जाता है। चलें जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं, टिल देन दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।